तो 24 मई को भारत के विभिन्न इस जिमखाना क्लब या कैंटोनमेंट क्लब्स जो होते हैं, जो मिलिट्री गैरिसन और उसके एरियाज में होते हैं, उसमें 24 मई को उस समय से लेकर 1947 तक सेलिब्रेट किया गया आपका क्वीन बॉल डे। उस दिन नाच गाना, है ना, वो भी वेस्टर्न स्टाइल में, एवरीथिंग, यू हैव टू वेयर द ग्लव्स, आपका टक्सीडोज, है ना, डांस फॉर्म भी आप वेस्टर्न ही करोगे, वॉल्ट्ज होगा। तो 1947 तक शायद खत्म हो गया होगा, बट नहीं, ये आज भी होता है। और अच्छा, आज भी आज भी क्वीन, हो रहा है? मतलब आज भी हो हाँ, रहा ये है? आज भी ये चीजें हो रही हैं। काफी प्रतिष्ठित क्लब और जिमखाना क्लब्स में आज भी चीजें चल रही हैं और लोग जाके कर रहे हैं। और जिमखाना क्लब के मेंबर्स कौन होते हैं? तो द ओल्ड एलिट्स। पहला क्राइटेरिया है, यू हैव टू बी अ ब्लू ब्लडेड पर्सन। जैसे रोल्स रॉयस में होता है ना कि आप पैसा लेके खाली चले जाने से आपको नहीं मिलेगा रोल्स रॉयस। आप फरारी खरीदिए, लंबरगिनी खरीदिए, ऑडी खरीदिए, बेंटली खरीदिए, बट रोल्स रॉयस आपके बैकग्राउंड चेक करेगा कि आप एलिट है कि नहीं है, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, कितने जनरेशन से है, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन। यानी ब्लू ब्लडेड जो कांग्रेस में एलिट्स होते हैं, कि कांग्रेस में आप टॉप पे तभी पहुंच पाओगे व्हेन यू आर पार्ट ऑफ द एलिट्स। लोग नहीं जानते, जैसे शशि थरूर एंड ऑल, दे हैव ग्रोन अप इन कोलकाता एंड दिल्ली। उनके फादर और उनके फादर का रिलेशन था, दे वर पार्ट ऑफ द इनर कोटरी ऑफ द। और राजीव गांधी दून स्कूल बैच इज क्वाइट फेमस। जो राजीव गांधी के साथ दून स्कूल में पढ़े थे वो सारे के सारे बाद में मंत्री बने, यूनियन मिनिस्ट्री में अच्छे अच्छे पद पे रहे। कि लैंग्वेज के बारे में क्या जाता है कि लैंग्वेज, आदमी सोचते हैं कि भाषा, हम लोग क्या कि लैंग्वेज इज द मीन्स और अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। नहीं, लैंग्वेज इज नॉट ओनली अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, it's also a mode of passing on the civilization, and it's has been quoted that it's a piece of neuro audio technology for rewiring other people's mind। यानी कि आप देखिए आज भी ब्राजील की जो मेजोरिटी भाषा है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राजील इज पोर्टुगीज, एंड मेजोरिटी ऑफ द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की क्या है, लैटिन अमेरिका से कहते हैं स्पेनिश और पोर्टुगीज। तो ऐसा क्यों हो गया? भारत तो फिर भी हमने अपनी भाषा को बचा कर रखा गया, इन्होंने दमन करने की कोशिश करी। तो वंस, तो आज ब्राजीलियन एक आइडेंटिटी कुछ है नहीं ना। ब्राजील ब्रिक्स नेशन है, इसे गुड इकोनॉमी, उसका पॉपुलेशन अच्छा है, इसे क्वाइट पॉपुलर कंट्री, फुटबॉल के थ्रू उसको वर्ल्ड में लोग जानते हैं। उन्होंने तो ओलंपिक्स भी होस्ट कर लिया, फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कर लिया। तो इन और एचडीआई मानक्स में हमसे ऊपर आते हैं, टूरिस्ट मानक्स में हमसे ऊपर है एचडीआई एंड एवरीथिंग में। बट ब्राजील की एक आइडेंटिटी नहीं बन पाती, क्यों? क्योंकि डिस्पाइट बीइंग ए सिविलाइजेशनल स्टेट, उसको पूरी तरह से ओवर रन कर दिया गया कॉलोनाइजेशन और इंपीरियलिज्म की वजह से इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ। यानी उनकी रेस भी अभी तक क्लैरिटी नहीं है। पेले कुछ और तरह से दिखते हैं, नेमार कुछ और तरह से दिखते हैं। और भी आप देखिएगा, देयर आर मल्टीपल रेशियल फीचर्स इन द ब्राजील विद इन द ज्योग्राफी। आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में ऊपर नीचे जाइएगा तो उस सेंस में ये चीजें रही है। सो लैंग्वेज क्या है, तो मैकॉले आइडेंटिफाइड दिस कि लैंग्वेज जो है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी से उसका था कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था कि जनरेशन ऑफ जनरेशन हम चेंज करेंगे कि उनकी मानसिकता। तो दो धारी तलवार है ये, या एक एक तीर से दो निशान वाली जो बात है वो, एक तो आप एक आपकी सब्जुगेटेड है ना, जो आपके लॉयल एक फोर्स, क्लरिकल जॉब्स जो करने के लिए आपको चाहिए। सेकेंडरी आपको ये लोग ही रहेंगे जो नेटिव पॉपुलेशन को दबाएंगे, मेंटली उनको सप्रेस करेंगे। जैसे जेसीओस का जो पोस्ट नायब सूबेदार सूबेदार का पोस्ट होता है, ठीक है, आर्मी में। तो पहले क्या होता था, और अधिकारी जो होंगे ब्रिटिश ऑफिसर्स होंगे, दे वुड स्पीक देयर ओनली लैंग्वेज। एंड दिस जेसीओस, है ना, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स या सूबेदार जिसे कहते हैं, दीज वर द इंटरमीडिएटरीज बिटवीन द, ये जो पढ़े लिखे भी नहीं है सैनिक जो आए हुए हैं उनके बीच में। तो जेसीओ साहब ही जो बोलेंगे वही माना जाएगा, और जेसीओ साहब डायरेक्ट उनसे बात करेंगे, यानी डायरेक्ट कम्युनिकेशन, चेन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं रखा जाएगा। इसका आज भी आप रिसेंट एग्जांपल देखिए कि जितने भी अधिकारी है भारत के, वो नेटिव पॉपुलेशन से दूर रहते हैं। आपको, आप ऐसे सोचिए नॉर्मल लेवल पर, आपको बीडीओ ऑफिस में बीडीओ साहब से एक्सेस है क्या? नहीं। उसके ऊपर अब चल जी म्युनिसिपल कमिश्नर, वो कहाँ रहते हैं? बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है कहाँ रहते हैं।
कहीं सेक्लूडेड एक बाउंड्री में रहते हैं जहां पुलिस गार्डिंग होती है। सिमिलरली डीएम साहब कहाँ रहते हैं, सिविल लाइंस में रहते हैं। जुडिशियल अधिकारी डिस्ट्रिक्ट के कहाँ रहते हैं, वहां। यानी कि वो जो नेटिव पॉपुलेशन है, जो सबजुगेटेड एम्पायर के सब्जेक्ट्स है, उससे आप दूर रहिएगा। उससे क्या, एक हायरार्की ऑफ भोकाली जिसे लोकल पार्लेंस में कहा जाए, वो मेंटेन होता है। आज भी हम स्मरणालय जैसे जिला कलेक्टरेट जाते हैं तो लोगों को पैर कांप जाता है, कैसे बोलेंगे, किसके सामने बोलेंगे। क्लर्क से आदमी डरते हैं। क्लर्क से छोड़िए, एक लोकल पुलिस कांस्टेबल जो होता है, आदमी को खौफ नहीं है क्या? कितना भारत में जितने पढ़े लिखे लोग हैं, आप बताइए, पुलिस अगर कांस्टेबल, नो स्टार कांस्टेबल आपको थप्पड़ मार दे बीच पब्लिक में, आप पे क्या, आप क्या कर लोगे? कोई रिडेम्पशन होगा? कोई न्यायिक प्रक्रिया होगी? कोई हमारे पास प्रेसिडेंट्स है उसके कि हाँ इसने ऐसे किया तो उसको क्या पनिशमेंट हुआ? बीइंग ए सिटीजन, जो मेरा रिस्पेक्ट खत्म हुआ, मुझ पर जो फिजिकली अटैक किया गया बाय स्टेट, मेरे को क्या कॉम्पनसेशन मिला? तो नहीं है ना, ये हमारी साइकी में। तो ये साइकी कहाँ से डेवलप हुई है? वही साइकी है कि जो नेटिव है उसको डर, उसको खौफ का मंजर में उसको बना के रखना है। अब भारत जब आजाद होता है, हमें तो एक प्रोपेगेंडा भी बोल लीजिए या एक नैरेटिव की भी बात बोल लीजिए, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीचेस में नेहरू ट्राइस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है 1947 की 15 अगस्त में रात में 12 बजे। भारत का प्रधानमंत्री, आज भी भारत में मुश्किल से 10% भी नहीं होंगे जो 100% इंग्लिश समझ जाए। उस समय भारत का प्रधानमंत्री अंग्रेजी में भाषण दे रहा है, यानी वो भारत के सब्जेक्ट्स को एड्रेस नहीं कर रहा, ही इज एड्रेसिंग टू द वर्ल्ड और टू द वेस्टर्न एलिट, जो कॉलोनियल या आप बोल सकते हैं एंग्लोस्फियर हो जाए, ही इज केटरिंग टू दोज पीपल। क्योंकि ये तो ठीक है, ये तो जी रहे हैं, इनको हम राइट्स देंगे नहीं देंगे वो बात की बात है। आज भी कोई राइट्स की बात है क्या? अभी भी आप देखिए ना, मतलब अभी वो दिल्ली वाला जो फायर वाला इंसिडेंट हुआ, 22 लोग की मृत्यु हो गई, या कोई ब्रिज गिर जाता है या कुछ भी होता है, आप 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का मुआवजा अनाउंस कर पल्ला झाड़ देते हो कि साहब जो है उन्होंने कर तो दिया, और क्या ही करेंगे आपके लिए, 2-4 लाख रुपए मार के मुंह पे फेंक दिया गया। अब आप जाइए, आपको बॉडी मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, प्रोसीड्योर क्या होंगे, उस पर भी हर एक जगह पे आपको पैसा खिलाना पड़ेगा कि हाँ म्युनिसिपल सर्टिफिकेट चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सिस्टम जो है, ये क्यों है? ये हमेशा से रहा। और एक एग्जांपल देता हूं, जो दिल्ली जिमखाना वाला इंसिडेंट हुआ, सिमिलरली मुंबई में अभी भी 3 क्लब्स को, आपके जिमखाना क्लब्स ये सबको नोटिस दिया गया। तो बेसिकली जिमखाना क्लब्स वगैरह क्या होते थे कि अंग्रेज बाबू जो इतना दिन भर मेहनत किए हैं, है ना, फाइल चलाए हैं, ये करे हैं वो करे हैं, वो रिलैक्सेशन करने कहाँ जाएंगे? शाम में थोड़ा शराब हो जाए, थोड़ा शबाब हो जाए, थोड़ा डांस हो जाए, बैले हो जाए। तो अब आपको अट्रैक्ट करना है बेस्ट ऑफ द टैलेंट्स। जो टाउनशिप का कंसेप्ट रहता है, टाउनशिप क्या है? बोकारो की टाउनशिप है, जमशेदपुर का टाउनशिप है, या कोई भी टाउनशिप बनाया जाता है कि क्योंकि वो रिमोट एरिया है, तो आपको यू हैव टू अट्रैक्ट द बेस्ट ऑफ द टैलेंट्स, तो यू हैव टू गिव द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज जो एटलीस्ट टीयर 2 सिटीज में होती है। तो जिमखाना क्लब्स वगैरह यही होते थे, पूल होंगे, है ना, आपके वहां पे अगर थोड़ा बड़ा स्पेस है तो आपके इक्वेस्टोरियन यानी हॉर्स वाले स्पोर्ट्स के लिए स्पेसेस होंगे, पोलो आपका खेला जाएगा, है ना, मूवीज वहां प्रोजेक्ट किए जाएंगे, बार रूम होगा, मल्टीपल रेस्टोरेंट्स होंगे, टेनिस कोर्ट्स होंगे, जो एक बेसिकली होते हैं। बट क्योंकि ये माइंडसेट किया था कि वी विल एंजॉय ऑल दिस ऑन द बेहेस्ट एंड द बिहाफ ऑफ द नेटिव पीपल, हम उनसे रेवेन्यू जनरेट करके लेंगे, तो हमें कौन बोलेगा? तो इसीलिए वो अभी जब बोला गया दिल्ली जिमखाना को कि आप खाली करिए ऑन द बेसिस ऑफ, क्योंकि वो पीएम आवास और जो न्यू अभी हमारा जो बन रहा है पूरा सेक्रेटेरिएट एंड द मिनिस्ट्री ऑफिसेज, उसमें डिफेंस का एंगल पर उसे बोला गया कि यू नीड टू मूव आउट। अच्छा, और वो उसमें 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 मैं देख रहा था कि जो मतलब अपना वॉइस दे रहे थे कि नहीं बंद होना चाहिए जिमखाना क्लब, तो उसमें एक लाइन था उनका कि ये एक पार्ट ऑफ कल्चर रहा था, पार्ट ऑफ ट्रेडिशन रहा था। तो हाँ उसके हाँ रिप्लाई में एक बहुत सुंदर मैंने कमेंट देखा कि इंडिया में राम मंदिर कल्चर नहीं है, उसे कोर्ट में आप प्रूफ करिए, एंड जिम खाना हाँ, इज अ कल्चर। ठीक है, ट्रू। तो मुझे अभी याद आया तो मैं उसमें सोचा। भी हाँ, अच्छा आपने बोला, मुझे भी याद है क्या आर्गुमेंट दिया कि खुशवंत सिंह जो राइटर थे, और उनका असलियत जब पढ़ेंगे लोग तो जान जाएंगे कि उन्होंने वहां 1936 में टेनिस खेला करते थे। मतलब दीज आर द लीगेसीज। ठीक है, भारत सरकार ने अभी मोर देन 640 650 हमारे आर्टिफैक्ट्स, हमारे मूर्ति, हमारे जो आर्कोलॉजिकल सिग्निफिकेंट चीजें थी, वो बाहर की, जो उन्होंने वो ब्रिटिश चोरी करके ले जाते थे, ब्रिटिश म्यूजियम से लेकर ऑस्ट्रेलियन म्यूजियम से, डच म्यूजियम से वापस लाया, है ना। तो
इसको इन्होंने इसकी कभी डिमांड नहीं की कि ये हमारे भारत के, हमारे इतिहास के प्रतीक है, इनको ले लें। खुशवंत सिंह साहब जो पता नहीं बैडमिंटन में शायद गोल्ड मेडल लाए थे क्या, या उन्होंने क्या कर लिया था कि वो वहां टेनिस खेलते थे, कितने ग्रैंड स्लैम जीता पता नहीं। तो कुछ भी किसी तरह का तो एक फरवर और वो क्रिएट करना है ना, कि थोड़ा हल्ला मचाओ, क्या पता सरकार शायद बैकफुट में चली जाए, क्योंकि ये मोडस ऑपरेंडी रहा था, हल्ला मचाइए सरकार बैकफुट पे चली जाएगी। बट अब तो वो समय काल रहा नहीं। तो अभी मुंबई में भी ऐसा नोटिस दिया गया। अच्छा, इसमें मजेदार बात है कि ऐसी ना एक भारत सरकार का क्वींस डे होता था, मे क्वींस डे 24 मई को, क्योंकि उस दिन भारत पराधीन हुआ था ऑफिशियली, द ब्रिटिश पावर को ट्रांसफर हुआ था, क्योंकि पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर थी। तो वहां से जो 1857 के बाद 58 में प्रोक्लेमेशन हुआ, और ब्रिटिश एम्पायर, और यानी कि ब्रिटिश सरकार जो थी, दैट टुक ओवर द इंडियन एज अ टेरिटरी। तो क्वीन डायरेक्टली, तो इंडिया जो है क्वीन के अंडर आ जाता है। तो 24 मई को भारत के विभिन्न दिस जिमखाना क्लब या कैंटोनमेंट क्लब्स जो होते हैं, जो मिलिट्री गैरिसन और उसके एरियाज में होते हैं, उसमें 24 मई को उस समय से लेकर 1947 तक सेलिब्रेट किया गया आपका क्वीन बॉल डे। उस दिन नाच गाना, है ना, वो भी वेस्टर्न स्टाइल में, एवरीथिंग यू हैव टू वेयर द ग्लव्स, आपका टक्सीडोज, है ना, डांस फॉर्म भी आप वेस्टर्न ही करोगे, वॉल्ट्ज होगा। तो 1947 तक शायद खत्म हो गया होगा, बट नहीं, ये आज भी होता है। और अच्छा, आज भी आज भी हो क्वींस, रहा है, मतलब आज भी हाँ, हो रहा ये है ये? आज भी ये चीजें हो रही है, काफी प्रतिष्ठित क्लब और जिमखाना क्लब्स में आज भी चीजें चल रही हैं, और लोग जाके कर रहे हैं। और जिमखाना क्लब के मेंबर्स कौन होते हैं? तो द ओल्ड एलिट्स। पहला क्राइटेरिया है, यू हैव टू बी अ ब्लू ब्लडेड पर्सन। जैसे रॉल्स रॉयस में होता है ना, कि आप पैसा लेके खाली चले जाने से आपको नहीं मिलेगा रॉल्स रॉयस। आप फरारी खरीदिए, लंबरगिनी खरीदिए, ऑडी खरीदिए, बेंटली खरीदिए, बट रॉल्स रॉयस आपके बैकग्राउंड चेक करेगा कि आप एलिट है कि नहीं है, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, कितने जनरेशन से है, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन। यानी ब्लू ब्लडेड, जो कांग्रेस में एलिट्स होते हैं, कि कांग्रेस में आप टॉप पे तभी पहुंच पाओगे व्हेन यू आर पार्ट ऑफ द एलिट्स। लोग नहीं जानते, जैसे शशि थरूर एंड ऑल, दे हैव ग्रोन अप इन कोलकाता एंड दिल्ली। उनके फादर और उनके फादर का रिलेशन था, दे वर पार्ट ऑफ द इनर कोटरी ऑफ द। और राजीव गांधी दून स्कूल बैच इज क्वाइट फेमस। जो राजीव गांधी के साथ दून स्कूल में पढ़े थे, वो सारे के सारे बाद में मंत्री बने, यूनियन मिनिस्ट्री में अच्छे अच्छे पद पे रहे। सो तो क्वींस बॉल डे आज भी मनाया जाता है ना। और आप देखिए पहले की मूवीज में या इवन आज तक, मतलब ये जो एस्पिरेशन है, या हमें एस्पिरेशन से ज्यादा कॉपी करने की जो टेंडेंसी है ना, वो कैसे आती है? ऐसी आती है कि पुरानी फिल्मों 50-60s में आप देखिएगा कि एकदम विकी बेटा आएंगे, फिर वो ब्रेड टोस्ट जैम ब्रेकफास्ट में वही करेंगे, सूट पहन के। भारत की गर्मी में, मुंबई की गर्मी में, जहाँ ह्यूमिडिटी इतनी पीक पे रहेगी, वो सूट टाई थ्री पीस में एकदम बैठे हुए हैं, और वो ब्रेड जैम टोस्ट वगैरह ही खाएंगे। दैट्स द ब्रेकफास्ट। अच्छा, ये फिर धीरे धीरे परकुलेट होना शुरू हुआ टीयर 2 टीयर 3 मिडिल क्लास स्ट्रक्चर में। अब देखिएगा, फिर पिताजी बाबूजी पापा बन जाते हैं, फिर वो डैडी बन जाते हैं, है ना। तो लैंग्वेज जो है और कल्चर जो है, वो देखिए कैसे कैसे इन्फिल्ट्रेट किया जा रहा है। तो इसमें क्या होता था कि आप जब पूड़ी सब्जी या रोटी बुंदिया या कचौड़ी खा रहे हैं, तो आप जब खाएंगे, और सिमिलरली अगर ब्रेड टोस्ट कोई खा रहा है एकदम चाकू चम्मच छुरी के साथ, तो हम लोग, हमारी भी मानसिकता है ये, हम लोग भी तो अछूते नहीं है ना, कि नहीं नहीं, कांटा चम्मच छुरी से खा रहा है तो इज ए वेरी एटिकेट पर्सन, है ना, मतलब आता है इन्हें चीजें। अब आप देखिए, आप नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल भी छोड़ दिए, हम लोग आप लेवल पे जो ठीक है, इन इंडियन स्ट्रक्चर वी आर वेल एडुकेटेड, हमें एक्सपोजर ठीक ठाक है। आज भी आप 5 स्टार 7 स्टार होटल जल चाहिए, और रिसेप्शनिस्ट अगर एकदम फाइन इंग्लिश बोल दे, या आपके बगल से कोई गुजर रहा है एयरपोर्ट में, आप खड़े हो, कोई फैमिली है जो दे आर टॉकिंग इन पर्टिकुलर इंग्लिश, है ना, तो हम लोग के आज भी हम 2 बार पलट के देखते हैं, और एक बार मन में ख्याल आता है, अच्छी फैमिली है ना, इंग्लिश में बात करे बच्चा, इंग्लिश में बात कर रहा है ना, अच्छा लग रहा है, वाह। क्यों है? ये है ना माइंडसेट, ये डीकोलोनियलिटी का प्रोजेक्ट है। एक तो ये एक तरफ हो गया कि तारीफ करना, दूसरी तरफ जो नहीं बोलेंगे उनको एकदम नीच नजर से देखना। तो जो फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बाकी जगह भी हुआ, कि नॉलेज का प्रतीक, जो पैरामीटर ऑफ नॉलेज हो गया, वो है रिफाइंड इंग्लिश। हाउ एटिकेट्स आपको कितने हैं, डाइनिंग एटिकेट्स हो गए, कपड़ा पहनने का तमीज हो गया, लेकिन पैरामीटर डिफाइन हो गए उनके एंड से। आप अच्छा से एकदम धोती कुर्ता और नेहरू जैकेट और ये भी पहन के जाए, नहीं, टक्सीडो टक्सीडो, सूट इज सूट,
उसका एक वैल्यू और वेटेज है काफी ऊपर है। तो स्पीकिंग, अभी कोई 8th पास हीरोइन हो जाए या कोई एलिट हो जाए दिल्ली का, वो बोलेगा तो फराटेदार इंग्लिश, बिकॉज वो वही सराउंडिंग में बड़ा हुआ है। लेकिन फॉर द नेटिव सब्जेक्ट इंग्लिश बोलना यानी वो एक पावर की भाषा है। तो जैसे कोई इंग्लिश बोलता है, रिफाइंड बोलता है, हम एज्यूम कर लेते हैं, इवन पढ़ा लिखा वर्ग में आज भी ये चीजें चलती है, एज्यूम कर लेते हैं कि नहीं भाई ये नॉलेजेबल आदमी है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो बोल रहा है अंग्रेजी में। इसका रिवर्स भी आप देखिए कैसे होगा, क्योंकि लोअर लेवल पोस्ट पर आपके कोई भी ब्यूरोक्रेटिक ऑफिस हो गया है ना, ब्लॉक ऑफिस, पंचायत ऑफिस, आपका कांस्टेबलरी, ये आपको पकड़ेगा, आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करिए, देखिए आपका काम कैसे नहीं होगा, उसका कंधा उंधा झुक जाएगा, उसका बॉडी लैंग्वेज आप परिवर्तन देखिएगा। आप सूट पहन के ऑफिस जाइए काम कराने, आपका वीडियो ऑफिस, आपका काम हो जाएगा। तो दीज थिंग्स प्लेड अ पार्ट। तो ये कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड तो हमारा है ही इसमें। और देखिए इंग्लिश गाली देना कूल, अब्यूज तब तक अब्यूज नहीं है जब तक इंग्लिश में दिया जा रहा हो। हिंदी में जैसे आया तो फूहड़पन, अभद्रपन और गंदगी हो जाती है। सो बेसिकली अभी क्या हुआ, तो इससे हमारा जो डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या हुआ है हमारा इसमें, आपका एजुकेशन सिस्टम में, कि कूलनेस हैज बिकम द शॉर्टकट टू सक्सेस, है ना। आप कुछ बिहेवियर सीख जाइए, कुछ अंग्रेजी सीख जाइए, कुछ उनके लिंगो सीख जाइए, जेनजी के लिंगो जैसे होते हैं, तो लिंगो, सम ऑफ द लिंगोज हो जाइए, है ना। रुपए को बक्स बोल दीजिए कि गिव मी 10 बक्स यार, तो यू आर वेरी कूल, है ना। तो आपका नॉलेज वाले छुप गया है यहाँ पे। आप हो सकता है 10th फाइल हो या प्राइवेट से कहीं से पढ़ लिए हो, पैसा देकर डोनेशन से चले गए, बट यू आर नाउ कंसिडर पार्ट ऑफ दैट इनर कोटरी, इनर एलिट्स। और ये है, ये जितने लोग सुनेंगे सबके मन में भाव है। हम लोग को तो इंग्लिश, यू हैव टू कनकर द इंग्लिश लैंग्वेज ना। अभी भी हम बोलते हैं तो वो रिफाइनमेंट वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि इट्स नेवर योर फर्स्ट लैंग्वेज, इट्स वाज नेवर योर सेकंड लैंग्वेज। एक मदर टंग होता है, एक हम अपनी भाषा, और हर एक क्षेत्र की एक एक्सेंट होती है, बोली भाषाओं में रिफ्लेक्शन आ जाता है। सो एक तो डायरेक्टली वाया द इंस्टीट्यूशंस आपको किया गया, एंड सेकेंडली बाय दिस लैंग्वेज पॉलिसी। एंड ये दोनों की दोनों चीजें आज भी उसी तरह डीपली एंट्रेंच्ड इन द इंडियन सोसाइटी, इन द इंडियन सिस्टम एंड इन द इंडियन माइंड। हेंस डीकोलोनियल प्रोजेक्ट जो है, इट्स नॉट ओनली अबाउट डीकोलोनाइजिंग द इंस्टीट्यूशंस, द जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, आईएएस जो भी हम बोल रहे थे, इवन द मिलिट्रीज, बट द डीकोलोनाइजेशन ऑफ द माइंड। ये कहां से होगा, तो एजुकेशन सिस्टम से। तो इन्होंने वही ना किया कि आपकी जो भारतीय न्याय परंपरा थी, तो हमारे आप देखोगे जो इनिशियल जजेस होते थे प्री कॉलोनाइजेशन से, प्री 47 से लेके अप टू 70s 20s तक भी, तो ये कोई संस्कृत के प्रकांड पंडित हो रहे हैं, क्योंकि मल्टी लिंग्विस्ट होना, क्योंकि उस समय एक्सीलेंस ऑफ एकेडमिक, आपको एक्सीलेंस होना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ परसेंटेज ऑफ, चलिए मान लीजिए नेपो किड्स और ये होंगे, लेकिन आप जज बन रहे हो, ब्यूरोक्रेट बन रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, तो और क्योंकि एक इंग्लिश का स्टैंडर्ड था, ब्रिटिश का आप कुछ मानिए ना मानिए, उनका एक स्टैंडर्ड्स ऑफ एकेडमिक एंड एजुकेशन और रिगर का होता था। जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, आपके औरबिंदो हो गए, तो आप देखिए 3 4 5 फील्ड में इनको महारत हासिल होती थी। ये तो पॉपुलर नेम्स है, ऐसे ही काफी भी होते थे। सिमिलरली फॉर द जजेस, तो मैं वही बोल रहा था कि भारतीय जो जज पहले होते थे, न्यायालय में न्याय प्रक्रिया जो होती थी, उसमें दे वुड इंट्रोड्यूस द इंडियन फिलोसफी, इंडियन जूरिस्प्रूडेंस आल्सो, यानी भारतीय लीगैलिटीज जो चीजें होती थी वो उनको भी इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो उसके भी प्रकांड पंडित होते थे और लीगैलिटीज को वो इस फ्रेमवर्क पे भी देख पाते थे। बट हम लोग इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के थ्रू जो बाद में और ज्यादा ये हो गया, फैलता गया और नीचे नीचे टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 तक आता गया, तो पूरी आप देखिए ना, हमने अगर रामायण महाभारत सीरीज टीवी पे नहीं आता और पुराने दादी और ये कहानियां तो गायब होने लगी थी, रामलीला वगैरह सब क्षेत्रों में तब नहीं होता है। आप जो फंडामेंटल्स है, जो मिलेनिया से जो कहानी एक एक बच्चे को रटी हुई है, उसका एग्जाम्पल्स हो, उसके मोरल्स हो, है ना, या उसको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर भी जिसको यूज करते हैं, वो भी खत्म होने लगा था। वो तो मुरली मनोहर जोशी 98 में जब बनते हैं, वाजपेयी जी की सरकार आती है एनडीए की, तब संक्षिप्त, हमें याद है, संक्षिप्त रामायण और महाभारत इंट्रोड्यूस किया गया स्कूल करिकुलम में। और अभी कोविड के समय भी फिर से उन्होंने प्रसारण किया तो इंट्रोडक्शन हुआ। यानी कि आपको एज अ लैंग्वेज, एज ए सिविलाइजेशन, एज अ कल्चर, जो चीजों को हमें सेलिब्रेट करना है। आप देखिए क्लासिकल सिंगर्स में, अभी आप देखिए पिछले 10-15 साल से कोई नाम नहीं आ रहा है,
एक समय जाकिर हुसैन घर घर के नाम है, पंडित बिरजू महाराज घर घर के नाम है, पंडित रविशंकर घर घर सब जानते हैं, उनकी बेटी अनुष्का शंकर सबको ही जानते हैं, लेकिन अब क्यों नहीं आ रहा है क्लासिकल सिंगिंग में? ऐसा क्या हो गया? क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कल्चर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिर्फ स्टेट का भी नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी होती है। तो ये चीजें भी रही है। तो दीज आर दी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो हमें दिखती नहीं है। डायरेक्टली इम्पैक्ट तो दिख जाते हैं कि ठीक है बाबू आपको परेशान कर रहा है, सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, आपका करप्शन चार्जेस है, जो सही काम है उसको करने के लिए भी करप्ट है। इंदिरा आवास से जो अभी पीएम आवास हो गया है, उसका पैसा एलोकेट करना है तो ग्राम को, पंचायत उसको भी खिलाना होगा, प्रधान को भी खिलाना होगा, पैसा आएगा, डीबीटी ट्रांसफर होगा, बट फाइल एंड नोटिंग्स का और ये जुगाड़ तो परंपरा चल ही आ रही, कितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए ये तो चलती रहेंगी। चलिए, यहाँ तक तो समझ में आया कि एक डिकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड की आवश्यकता है। अब जो क्यूरियोसिटी आती है लोगों में भी कि सब कुछ तो ब्रिटिशर्स ने नहीं किया होगा, कुछ परपेचुएट करने के लिए भारतीय भी लगे होंगे। और आज एक कमेंट में देख रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर पे ही था, तो उसमें यस एंड नो के ऊपर था कि उनके दादाजी को पैसा मिलता था क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो उसमें था यस। उनके पिताजी को मिलता था तो यस। उनको मिलता था तो यस। वो अगेंस्ट गए क्या ब्रिटिशर्स के, तो उसमें था नो। ठीक है, अब ये आया इसमें तो अब जान ही रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल फिगर हैं तो भड़क ही जाएंगे लोग, राइट। सही उसमें बात। किसी ने कमेंट कर दिया कि आरएसएस ने कब देशभक्ति दिखाई, राइट, ऐसे करके फिर लाइन आने लगी। सावरकर आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब टिपिकल तर्कशास्त्र या लॉजिकल रीजनिंग का एक फ्लॉ है कि आप गोल पोस्ट को शिफ्ट कर दो, जो पॉइंट पे बात हो रही थी उस पर कोई जवाब हमें नहीं देना है। ठीक है, मतलब सही बात। ठीक है। तो अब नाम तो आने लगे हैं। अरुण शौरी ने तो जबरदस्त काम किया, एमिनेंट हिस्टोरियंस। आपके घर में ही बुक मैंने देखी थी तो उसे मंगा के पूरी पढ़ी, तो उसमें तो पूरा लिस्ट है वो तो आफ्टर इंडिपेंडेंस का बहुत लंबा लिस्ट है। फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक और संजीव सान्याल जी ने भी बड़ा अच्छा टर्म यूज किया था कि ये जो नरम दल और गरम गरम दल है, तो गरम दल जो है वो टेक्निकली नेशनलिस्ट थे और नरम दल वेयर द लॉयलिस्ट टू द ट्रू। ब्रिटिशर्स। तो ट्रू। क्या ये सही है? तो इस पे थोड़ा आप यदि प्रकाश डालें तो। जी जी, सही गलत आप, हमारा काम है फैक्ट्स प्रस्तुत कर देना, सही गलत सबको समझ में आ जाएगा। सही बात है। तो इस तो वही बात है ना, कहानी वही है कि 1857 में जो घटना हुई थी, ब्रिटिश नहीं चाहते थे वो घटना दोबारा हो, तो मल्टीपल डिसीजंस उन्होंने लिया। तो पुलिस का जैसे हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया, लेकिन आप देखिए उस समय भी वसंत बालादेव फड़के महाराष्ट्र वगैरह में एजिटेशन से लेके वायलेंस चल रहा है, हमेशा हो रहा है। डेक्कन पुणे में आपका 70s में फेमिन आता है, वहां ये चल रहा है। अभिनव भारत 1890s में बनना शुरू हो जाता है, चापेरकर ब्रदर्स आ जाते हैं, सावरकर उसके पार्ट होते हैं, अभिनव भारत बनता है। हमेशा ऐसा नहीं है कि कभी शांति हुआ, कहीं ट्राइबल रिवॉल्ट्स ये सब चल रहे हैं। तो इन्होंने इसके लिए क्या किया कि प्रेशर वाल थ्योरी होती है कि प्रेशर कुकर में जब प्रेशर बनता है, आप सीटी से निकलने दे दो तो उतना ही भर निकलेगा, बाकी को हम वी कैन कंट्रोल, वी कैन कंटेन दिस। तो आप थोड़ा सा निकलने का जगह दो। तो उस निकलने का जगह का नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। बनता है कब? 1885 में। कौन थे प्रेसिडेंट? एलन ऑक्टावियन ह्यूम। कौन थे ये? डीएम साहब, यानी कि आईसीएस ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, वो उसके संस्थापक रहे हैं। और नंबर ऑफ आपके जो इनिशियल ईयर्स में आप देखेंगे, दादा भाई नरोजी हो गए, है ना, आपके विलियम एबरडेन हो गए, ऐसा आप देखेंगे तो मल्टीपल ब्रिटिशर्स, एंग्लो इंडियंस एंड द टॉप मोस्ट एलिट्स ऑफ द इंडिया, जो इंटेलेक्चुअल, पब्लिक इंटेलेक्चुअल भी हो गए, बट दे आर ब्लू ब्लडेड, है ना, कि काफी रईस घराना से आते, तो ये लोग बनते थे। और एक एनुअल मीटिंग हो जाएगी, है ना, उसमें डिस्कशन हो जाएंगे, उसमें विधेयक पारित हो जाएंगे कि वी इंडियंस को हमें ऐसा ऐसा नीड चाहिए, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो। तो पिटिशन, प्रेयर, दिस वर द मोडस ऑपरेंडी अप टू व्हेन गोखले साहब भी उसी के पार्ट थे, है ना, जो कि आपके गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु गांधी जी नहीं कहते थे। तो पिटिशन, प्रेयर्स, ये सब फॉर्मेशन आपका तरीका होता था क्योंकि ब्रिटिश साहब से। और लेकिन ये जो पिटिशन एंड प्रेयर्स होता था, तो ये इसमें उन्हीं लोग के लिए होता था, ये राजा महाराजा, जमींदार और ये रईसों के लिए, कि इन्हें क्या छूट चाहिए, कुछ टैक्स में फिट चाहिए या कुछ आप, क्योंकि 1878 में फॉरेस्ट एक्ट भी आ जाता है, तो पहली बार
फॉरेस्ट भी अंडर द स्टेट प्रॉपर्टी आ जाता है। तो और इनको तो वही था ना कि और एक्सपेंशन का मौका मिलेगा, पैसा कमाई का होगा तो टैक्सेशन में कितना रिलैक्सेशन हो, यानी बेसिकली फंडामेंटली इनका बेनिफिशियरी के लिए एक बॉडी बनती है जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको मास रेवोल्यूशन में बाद में कन्वर्ट किया गया 1905 के बाद। 1905 में ब्रिटिश एम्पायर ने बंगाल का विभाजन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। उन्होंने उस समय ही किया, जो डीएनआर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कहते हैं, उस समय ही किया था। तो चूंकि ढाका और जो आज का बांग्लादेश है उसमें आपका पॉपुलेशन ज्यादा था, हेंस उसको बना दिया गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, इधर वाले को ये और एक दो पार्टीशन कर दिया गया था। तो इसके खिलाफ काफी प्रोटेस्ट वगैरह हुआ और बिंदु और ये सब इसके लीडर बनकर उभरे और वायलेंस का फॉर्म तक भी गया, स्वदेशी मूवमेंट हुआ, बॉयकॉट, ये सब सारी चीजें हुई। गांधी जी तो अभी आया नहीं है भारत, गांधी जी तो आएंगे 1915 में आए थे। तो अभी भी तो ये जो है ना, ये मास मूवमेंट पे गया। अब तिलक इसको लीड कर रहे थे आपके महाराष्ट्र में। तो आज जो गणेश चतुर्थी, गणेश प्रोसेशन इतना बड़ा हो गया, मतलब इंटरनेशनल स्केल का हो गया, सबको ही जानते हैं, इस लेवल पर सेलिब्रेशन होता है। तो ये तिलक जी ने स्टार्ट किया था फॉर टेकिंग दिस थिंग टू द मासेस। ये टेक्निक्स होते हैं कि मास मूवमेंट बनाने के द्वारा डिफरेंट टेक्निक्स, तो वो किया था। बंगाल में भी इस तरह का मूवमेंट जा रहे थे और इसी समय जो थे आपके रिवोल्यूशनरीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो रहे थे। तो तीन हॉटबेड्स थे, एक बंगाल था, एक महाराष्ट्र था, एक पंजाब था, है ना। तो लाला लाजपत राय आपके वहां से तैयार हो रहे हैं। अजीत सिंह जो भगत सिंह के चाचा थे, पार्ट ऑफ द आर्य समाज, ये लोग सब नेशनलिस्टिक इस तरह से। तो लिटरेचर्स घूम रहे हैं, है ना, थॉट प्रोसेस घूम रहे हैं, किस तरह से कैसे काम करना, इवन इंटरनेशनल चले गए थे ये। एक काफी फेमस इंसिडेंट है जिसमें लाला हरदयाल उसके आपके 1913 का, कि बाहर से आर्म्स मंगाकर हम लोग आर्म रेबेलियन करवाएंगे। तो वही है, हमेशा की तरह जो पोल खुल जाता था और पकड़ा जाते थे। तो बेसिकली, और इसमें आप रेजिस्टेंस, नरम दल गरम दल की जो आप बात कर रहे थे, तो जब ये मूवमेंट वगैरह हुआ तो तिलक जी को बर्मा जेल भेज दिया गया। आपके अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस चलाया गया जिसमें अरविंदो जी वगैरह कॉन्विक्ट थे, जेल भी हुआ। देर आफ्टर वो पब्लिक लाइफ से रिटायर हो जाते हैं, अध्यात्म की ओर चले जाते हैं, पांडिचेरी। और इस तरह से लाल बाल पाल को तोड़ दिया जाता है। बिपिन चंद्र पाल, आपके लाला लाजपत राय एंड तिलक जी, इनकी जो तोड़ दिया जाता है और वापस से कांग्रेस, गोखले एंड वो रिजीम वापस आ जाती है पिटीशन प्रेयर की फॉर्म में। फिर तिलक वगैरह वापस आते हैं। 1916 का लखनऊ पैक्ट होता है, उसमें मुस्लिम्स भी वापस कांग्रेस से जुड़ते हैं और ये बोलते हैं कि वी विल फॉलो द मिडिल पाथ। अब तक गांधी जी की एंट्री हो जाती है भारत में। फिर अभी क्या चल रहा है विश्व में? विश्व युद्ध 1914 से 1918, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है। तो इसमें कौन जाएंगे? इसमें जा रहे हैं तो हम मिलियंस ऑफ इंडियन डाइड फाइटिंग फॉर द ब्रिटिशर्स इन बोथ द वर्ल्ड वॉर। और जितने भी, जैसे अफगान के साथ ब्रिटिश का वॉर हो रहा है, या पंजाब से आगे लड़ना है, इवन ऑटोमन्स में लड़ रहे हैं, अफ्रीकन में लड़ रहे हैं, तो भारत के ही लोग जाते थे सिपाही। तो इस समय ये चीजें हो गई। अब गांधी जी आते तो मास मूवमेंट भी उसको बना देते हैं, नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन चलता है, जलियांवाला बाग का केस होता है, रॉलेट एक्ट लगता है ना, इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट मूवमेंट होते हैं। बट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब अपने पीक पे था, जिसमें भगत सिंह से लेके आपके जितने भी क्रांतिकारी थे, आपके राम प्रसाद बिस्मिल जो पहले तो वही लीड करते थे ना आपकी इसको, HSRA को, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन रिवोल्यूशनरी आर्मी, वो लीडर थे। वो जब फर्स्ट रंग काकोरी इंसिडेंट के बाद सारे जेल चले गए या मारे गए, तो सेकंड रंग लीडरशिप में चंद्रशेखर आजाद आ जाते हैं, तब वो लीडर बनते हैं शायद 1925 में। तो 1922 में जब चौरी चौरा का इंसिडेंट होता है, जब पीक पर है, सब कोई अपने जॉब छोड़ चुके हैं, सरकारी नौकरी छोड़ गए, बच्चे अपने पढ़ाई छोड़ चुके हैं, इवन RSS के हेडगेवार भी जो फाउंडर थे, वो भी उसमें, डॉक्टर हेडगेवार भी शामिल थे। मतलब सबको, वो एक तरह से भारत का काफी बड़ा आंदोलन था। तो जितने भी इस तरह के लोग बाद में लीडर बने, या जो जिनका भी कॉलिंग आया, इंटरनल कॉलिंग है, सबको इसमें ज्वाइन करे थे। तो गांधी जी ने उस इंसिडेंट चौरी चौरा गोरखपुर को लेकर वापस ले लिया। तो वहां से स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन होता है, 2-3 लोग और फिर से निकल के जाते हैं, CR दास, मोतीलाल नेहरू की, इस तरह से हम लोग नहीं चलेंगे। तो ये चीजें चल रही हैं। फिर आपका आर्म्ड रिबेलियन होता है ना, आपके भगत सिंह आते हैं, आपके HSRA का मूवमेंट्स होता है, सावरकर वहां विदेश में ये सब मूवमेंट चला रहे हैं, मैडम बिकाती जामा स्टुअर्टगढ़ में आपकी झंडा फहरा रही हैं, इंडिया हाउस से श्यामजी कृष्णा वर्मा अपना चला रहे हैं, कोमागातुरु इंसिडेंट हो रहा है। तो मल्टीपल स्टोरीज है, नैरेटिव तो लीनियर हो ही नहीं सकता ना, पैरेलली जिससे जो एफर्ट हो रहा है, गिलहरी योगदान से लेके जितना मेहनत कर सकते हैं सब कोई कर रहा है। नाउ
तिलक उलक सब कोई बैकग्राउंड में चले गए ना, गांधी इज द फोरफ्रंट लीडर ऑफ द नेशनल मूवमेंट। गांधी जी क्या थे? गांधी जी वाज वो रईस थे, नेहरू जी रईस थे, गांधी जी वहां के दीवान के लड़के थे, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्टेट। विदेश में जाकर अगर कोई पढ़ रहा है, आज भी विदेश में जाके पढ़ना इतनी बड़ी बात होती है, तो उस समय में विदेश जाके आप लॉ पढ़ने जा रहे हैं तो आप बहुत बड़े लोग हैं ना। सेम विद द नेहरू, नेहरू तो कभी प्रैक्टिस ही नहीं किए, इतने बड़े जो लॉयर थे उन्होंने आज तक केस प्रैक्टिस ही नहीं किया। तो गांधी जी वाज व्हेन साउथ अफ्रीका में थे, देन ही वाज रिप्रेजेंटिंग द ब्रिटिश अगेंस्ट द जो वार वहां हुआ था, आई थिंक बोयर्स वार। खैर, तो एक देखिए, जो हमने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया था फॉर डिसिपेशन, तो ये बार बार सवाल उठता है ना कि जब कोई भी चीज अपनी पीक पर होती है, असहयोग आंदोलन पीक पे था, आपका नमक आंदोलन था, है ना, या फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, जब बोला जाता भगत सिंह को, जब गांधी जी हर छोटी छोटी बात पे बोल देते थे खाना नहीं खाएंगे और ये नहीं करेंगे, तो आप जब पूरा देश का डिमांड था भगत सिंह का, जब इंसिडेंट हुआ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहा था लॉर्ड इरविन के साथ, आप मांग सकते थे उन चीजों को। और ये तो एक तरफ की बात हो गई। दूसरा जो है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है या कोई भी अगर मेजर इंसिडेंट ऐसा जो इतिहास में याद रखा गया कि ज्यादा ही वायलेंट था इन एनी टर्म्स, तो जो गोली चलाने वाले थे, जो डीएसपी गैजेटेड बी ऑफिसर थे, इवन सम ऑफ द सीनियर ब्यूरोक्रेट्स वेर द इंडियंस। जो मिलिट्री पर्सनल जब आते थे, रॉलेट एक्ट में डिप्लॉय होता था, जो जुडिशियल कस्टोडियल मर्डर होता था, जो आज तक होता है, आज भी आप डेटा उठाई के देखिएगा, जुडिशियल कस्टोडियल मर्डर इंडिया में काफी ज्यादा होता है, उस समय भी होता था। प्रिवेंटिव डिटेंशन का नाम पर किसी को उठा लेना कि आपको खतरा लग रहा है स्टेट से, उठा लेंगे, आज भी ये चीजें है एक्ट में। और कितना को मार दिया गया, गायब कर दिया गया, कोई नहीं मिला। ये सारी चीजें की जाती थी बाय द कोलैबोरेटर्स ऑफ द ब्रिटिश, जो इंडियंस होते थे, जिनको पद आपका ये राय बहादुर और ये जो नाम वगैरह दिया जाता था, टाइटल्स जो दिया जाता है, सर का ऑनरिफिक टाइटल्स आपको मिलेगा, पैसा मिलेगा, पद मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और इनर कोटरी में एंट्रेंस मिलेगा, जिमखाना क्लब का मेंबरशिप मिलेगा, है ना, विदेश जाएंगे तो आपको एक्सेस मिलेगा टू दोस एरियाज जहाँ पे इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो ये लोग हर फील्ड में थे, ये आपके मिलिट्री में भी थे, ये आपके पुलिस में थे, ये आपके ब्यूरोक्रेसी में थे, दिस पेपर द जुडिशरी में भी थे। भगत सिंह के खिलाफ केस कौन लड़ रहा था? इंडियन लॉयर ही तो था। हाँ, सावरकर के खिलाफ जो केस लड़ता था वो कौन लड़ता था? इंडियन लॉयर ही तो रहता था। कौन थे वो लोग? और वो आपके आज भी एलिट्स बने हुए हैं। और सिर्फ ये नहीं, रियल एस्टेट, खुशवंत सिंह के फादर ओन्स द मैक्सिमम ऑफ द लुटियंस दिल्ली के एलिट्स। लुटियंस दिल्ली जब बना है, जब राजधानी शिफ्ट हो रही है कोलकाता से 1912 में, 1911-12 में, तो लुटियंस को क्रिएट किया गया, सीपी को क्रिएट किया गया, वही एलिट एरियाज में वो रहेंगे, बाकी लोग इधर रहेंगे। तो इंडिया में तो किसी ने पैसा, इंडिया में जो रियल एस्टेट का जो कल्चर था, एक्चुअली इंडिया में जैसे रेलवेज भी बना है, तो आज का तरीका सिस्टम नहीं है कि रेल बजट पास हो रहा है, भारत सरकार पैसा देगी और फिर कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा और उसका बेसिस पर चले, ऐसे नहीं होता था। पहले था कि आप ये बना कर दो, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टरी को डायरेक्ट अलॉटमेंट हो जाता था, क्योंकि जमीन तो किसी का था नहीं, रिहेबिलिटेशन तो किसी को करना नहीं था, आप डायरेक्टली बांट दो और आप वहां से पैसा उगाही करके दो, और प्राइवेट रेलवे स्ट्रक्चर होता था। तो इसमें भारत के बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स ने पैसा छापा, जमींदारों ने पैसा छापा, मनी लेंडर सूदकारों ने पैसा छापा, और पैरेलली आपका एडमिनिस्ट्रेशन में इतने लोग। तो दीज वेर इन द गुड बुक्स ऑफ द ब्रिटिश। तो 1857 की क्रांति में भी जब टांगा गया लोगों को, जो मारा गया, या प्लेग हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, लाला लाजपत राय को जब साइमन कमीशन के खिलाफ रिवोल्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उस पर जब सर पे मारा गया, जिसका बदला फाइनली लिया इन्होंने, भगत सिंह वगैरह ने। तो जब हमें आजादी मिलती है ना, तो उसके बाद ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एक भी जो ब्रिटिश अकम्प्लिस एंड कोलैबोरेटर्स था उन पे केस नहीं हुआ? जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है तो उसके बाद भी इन पे केसेस चलते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म होता है तो नरम्बर्ग ट्रायल्स चलते हैं, है ना। तो हु आर, खाली ये नहीं ना हिटलर, हिमलर और गोबेल्स, सिर्फ ये 3 लोग ही शामिल थे। एक एक आदमी एक एक लेवल पर, इवन द डॉक्टर्स जो आपके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन करते थे,
जो भी उन्होंने एक लॉ तय किया कि ये लॉ है, इसके खिलाफ जो भी अगर इन्होंने काम किया तो ईच ऑफ दम पर ट्रायल्स चले, मुकदमा हुए, जिनको 6 साल सजा से लेकर फांसी तक सबकी सजा हुई, एंड फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस वर आल्सो देयर। मैंने तो यहाँ तक सुना कि जालियांवाला बाग में जो इन्होंने गोली चलाई थी उनको बाद में प्रमोशन भी मिला, मतलब ऐसा भी सुना हाँ, है। उनको आप ये मतलब तो मतलब आप तो इसमें अगर खोदने जाओगे तो आपको ऐसे ऐसे लोगों का नाम आएगा। तो वही ना बात है, 1946 1947 तक जो दमन कर रहे हैं पुलिस अधिकारी, वही भारत सरकार में 1947 के बाद हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव है, यानी हम पे वो दमन कर रहे हैं, हम पे मार रहे हैं, हमारे खिलाफ केस लड़ रहा है, हमारा प्रॉपर्टी कब्जा किया हुआ है, हमारा पैसा, हमारा रेवेन्यू, हमारा जमीन सब कब्जा किया हुआ है। और 47 में भारत में देखिए ये सब ना आजादी मिली है, ठीक है, आजादी हमें दिया गया है ब्रिटिश में लेजिस्लेशन पारित करके, हमने कोई मूवमेंट के थ्रू आजादी वगैरह नहीं ली। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट खत्म हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले ही सब जेल में थे। 45 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है, 15 अगस्त को जापान सरेंडर करता है, सरकार बदलती है ब्रिटेन में, और जो सबसे मेन कैटलिस्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाज द म्यूटनी ऑफ द नेवी एंड द आर्मी। जो कराची और बॉम्बे में जो रिवॉल्ट हुआ, तो विदाउट द फोर्स ऑन द ग्राउंड यू कैन कंट्रोल एन एम्पायर और a state. Hence, they decided कि for the safety of the British and financially also they were मतलब कोलैप्स करने लगे थे। ब्रिटिश एम्पायर का सूरज जो अस्त नहीं होता था वो अस्त हो चुका था। तो डिसाइडेड, तो उसका बेसिस पर माउंटबेटन को भेजा गया कि 1948 में देंगे जुलाई में। ऑल ऑफ ए सडन यहाँ पे मुस्लिम लीग, जिन्ना, पाकिस्तान, जियोपॉलिटिक्स, सब, रेड क्लिफ लाइन, एवरीथिंग कम्स इनटू प्ले। और 15 अगस्त को अचानक से शिमला एग्रीमेंट प्लान बनता है, और अचानक से 4 महीने में आप माइंडसेट एक लेके चलो, कितना बड़ा ब्यूरोक्रेटिक हसल है। सिर्फ टेक ओवर, पावर ट्रांसफर, उसमें मुस्लिम लीग, उसमें 46 से 9 खाली में दंगे हो रहे हैं, पाकिस्तान में दंगे हो रहे हैं, मारा जा रहा है, डायरेक्ट एक्शन डे हो चुका है। उसमें आप कोई चीज को 1 साल से ये करा दे, प्रीपोन करा दे, कितना टफ होगा, कुछ तो थॉट्स होंगे। तो ये चीजें चल रही थी, और म्यूटनी और इस सब की वजह से उन्होंने 15 अगस्त 1947 का डे तय किया, क्योंकि ब्रिटेन ने उस दिन सरेंडर किया था, इसीलिए 15 अगस्त का डे ही सेलेक्ट किया गया। यानी आपने किसी तरह से छीनी नहीं है। क्योंकि आप देखिए ना, कहीं भी ऑर्गेनिक क्या होगा कि अगर हम आजादी छीनते हैं, अभी जैसे आप प्रोटेस्टर जो थोड़ा बहुत हुआ श्रीलंका में से लेकर आप यहाँ देखो बांग्लादेश में, तो क्या करेगा, वी विल रन इनटू योर हाउस, वी विल ओवररन द हाउस, वी विल ओवररन द पावर सिस्टम, एक एक चीज लूटा जाएगा, मारा जाएगा, कत्लेआम मचाया जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने लूटा मुझे, तुम थे वो तहसीलदार जिसने मुझे, तुम थे वो पुलिस थानेदार एसएचओ जिसने मुझे मारा, या जिसने मेरे बेटे को मारा, या कुछ भी किया, रेप किया, जो भी किया, मतलब किसी तरह का दमन किया गया। ये हुआ गया, ये तो कहीं नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? और प्रधानमंत्री आप बना दिया जाता है नेहरू जी को, और एक कैबिनेट का पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाता है, और लोकतंत्र, आप डेमोक्रेसी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बोल दिया, बनाया जाएगा। बट किसने ये आपको अधिकार दिया? इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडिया, ऑफ द 33 करोड़ पीपल ऑफ दैट टाइम। ये आपको किसने अधिकार दिया? प्रधानमंत्री आप बन गए, जो 1952 में पहला इलेक्शन हुआ ना भारत का, तो उस समय आप बेसिकली, आपको भारत की जनता ने डेमोक्रेसी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के थ्रू हमने आपको चुना। वी इलेक्टेड यू एज द लॉ मेकर, एज द मिनिस्टर एंड द प्राइमस इंटर पैरिस, हेंस द प्राइम मिनिस्टर। उससे पहले तो नहीं था। तो इन चीजों को हमें बहुत समझने की जरूरत है कि जब डीकॉलोनियलिटी है, या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, या जो वही लोग सत्ता में आसीन रह गए, उनके 1 रुपया किसी का नहीं किया, किसी की एक प्रॉपर्टी नहीं छीनी गई। जो जो ब्रिटिश के साथ अकम्प्लिस कोलैबोरेटर थे, जो ऐशो आराम और असली जिंदगी मजा काट रहे थे, वो काटते ही रह गए, और गरीब गरीब ही रहा। कई जगह थोड़ा बहुत लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो गया, बट हुआ तो नहीं। क्यों? अब कोई एक नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट के थ्रू अगर सरकार बनती है नया, तो आप में एक एनर्जी, एक एंथू आएगा ना, कि नहीं 200 साल 500 साल का दमन हुआ है तो अब नहीं होगा। यानी करप्शन और ऑप्शन तो आना चाहिए 20-25 साल के बाद, बट द टोटल ऊपर से नीचे तक रैम्पेंट करप्शन था। जीप घोटाला से लेकर हर चीज में रैम्पेंट करप्शन। क्यों आया? ये कहीं साइकी से आ रहा है ना, क्योंकि वो जो गुडविल होता है, जो ऑर्गेनिक मूवमेंट, जो एनर्जी होता है, दैट कम्स फ्रॉम द रिवॉल्यूशन, जो टेक ओवर ऑफ द, आप देखिए ना अभी एक
कौन कंट्री है साउथ अमेरिका में जो जहाँ पे मर्डर रेट एंड वो वेरी हाई 67% और इस पे चला गया था, तो वहां जब इतना जब आवाज उठती है तो वहां से जब उनके इक्वाडोर और समथिंग कोई कंट्री एल सल्वाडोर आई थिंक, तो वापस आते तो क्या करते कि अब उनके पास क्या है, पब्लिक का पावर है। पब्लिक का अगर से है एक नेता के पास तो उसने नंबर ऑफ जेल्स उठाए, सबको उठा के जेल में डाल दिया। नीतीश कुमार जब 2005 में आते हैं तो पब्लिक इतना जंगल राज से परेशान थी 15 साल से कि जितने पुलिस कोर्ट बनेंगे एक एक को उठाओ डालो। योगी जी जब आए तो ये बुलडोजर वाला को क्यों इंडियन पब्लिक सेलिब्रेट करती, क्यों पता है न्याय तंत्र में हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, तो इमीडिएट जस्टिस, फटाफट जस्टिस की। एक गुंडा है सबको ही जानता है, ये माफिया है सबको ही जानता है, जमीन कब्जा करता है, क्राइम करता है, 2 नंबरी काम करता है, तो ये पब्लिक को वहां से रूट मिलता है। अब जैसे हैदराबाद में डॉक्टर का रेप हुआ था, सुबह उसका एविडेंस ले जाने के नाम पे पुलिस ने ठोक दिया, सबको पता है क्या हुआ, लेकिन वो पब्लिक परसेप्शन से आपको गुडविल मिलेगा। तो ये चीजें मैं वही बोल रहा हूँ कि करप्शन से लेकर ये चीजें उस समय क्यों नहीं हो रही थी, ये सब बाद में क्यों शुरू होना हुआ 1990 के बाद या 2005 के बाद या 2014 के बाद। जो हमारी जो मेजर तो यही डिमांड थी ना कि मोदी जी को आपको पूरा वीटो मिला टू चेंज दी ओवरऑल द सिस्टम, बीट यूपीएससी, बीट जुडिशरी, है ना। ठीक है, आप गरीबों तक आप करप्शन लीकेज को रोकिए, बहुत अच्छा काम किया सरकार ने उस पर, इस मतलब एक्सीलेंट काम किया है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे वही था ना, एलिट है कि गरीबों के, इनको नेटिव्स को रोड की क्या जरूरत है, इनको टॉयलेट्स की क्या जरूरत है, इनको खाना का क्या जरूरत है, मर जाने दो, स्कूल है डूब जाने दो, बाढ़ आ रहा है, मतलब बाढ़ तो मतलब ऐसा इजी फेनोमेना। अब इतना हम सेलिब्रेट करते केरला का एचडीआई को, लास्ट टू लास्ट ईयर वायनाड में लैंडस्लाइड आया, गांव के गांव साफ हो गए, हजारों हजार लोग मरे गए, किसी को फर्क नहीं पड़ता, ना अकाउंटेबिलिटी है, ना पैसा देना है, ना उसके प्रति हमने कुछ चेंजेस किए। अब जैसे किसने चेंज किया, नवीन पटनायक बाबू ने 98 में जब साइक्लोन आया था, ऑफिशियल डेटा में तो 10-20 हजार डेथ है, मतलब लाखों लाख डेथ, आप समझते हैं, लाख से ऊपर लोग मर गए, पशु मवेशी, घर चला गया, जल जला आ गया, मतलब आपके पास लैंड नहीं है, छत नहीं है, आप इमेजिन करिए आपके पास कैसे रहोगे आप, परिवार लेके आदमी रोड पे खड़ा है। या भुज में 2001 का जो भूकंप आया था, तो नवीन पटनायक मेड इट, एंश्योर्ड इट कि आइंदा ये चीजें नहीं, ये कभी नहीं होगा, और उन्होंने करके दिखाया। आज जब भी साइक्लोनिक और ये सब आते हैं तो 4 दिन 6 दिन पहले एनडीआरएफ की टीम जाती है, खाली करा दिया जाता है, उस तरह से मैन्यूवर किया जाता है प्रोजेक्ट को। तो आप देखिए ये सब जो चीजें हैं ये बाद में क्यों आई, मतलब एब्सोल्यूट करप्शन। आपका इन्फ्लेशन, मंथली इन्फ्लेशन 10% बढ़ जाता था 70s वगैरह में, टैक्सेस वर एट 97%, किसके लिए, और प्लस ये आइडियोलॉजिकल प्रॉफिट इज अ नेगेटिव वर्ड, कम्युनिस्ट भी आ गए थे, सोशलिस्ट भी आ गए थे, तो ये जो गुडविल और ये चाहते हैं, तो इसमें तो मीडिया का भी रोल है, मीडिया इज टोटली प्लान्ड, बिका हुआ है। आडवाणी जी ने कहा था ना कि व्हेन जब इमरजेंसी लगी थी तो बोला गया कि व्हेन आस्क्ड टू बेंड दे बिगन टू क्रॉल, जब झुकने का बोला गया तो रेंगने लगे ये। अरे आप पता करो ना कि मीडिया हाउसेस की फंडिंग कौन करते हैं, सब मिले जुले हैं, सब एक ही है सबके। ये सब भी जितने भी है ना मीडिया हाउस के आप फाउंडर्स है, जो पुराने ब्लू ब्लडेड्स है, आप देखिएगा इनका सबका ब्रिटिश एम्पायर के साथ कोलैबोरेशन था। सब लुटियंस के जितने एलिट्स है या प्रोविंशियल सर्विसेज के जितने एलिट्स है, सबका दे वर ऑल द कोलैबोरेटर्स। कांग्रेस इज बेसिकली व्हाट, इज ए एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। जब मुझे याद है 2014 में जब मोदी की सरकार बनी थी तो गार्डियन में एक आर्टिकल आया था कि नाउ द इंडिया इज फ्री फ्रॉम द, फाइनली द इंडिया इज सेट फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर। तो वही जो मैकॉले का था कि ब्राउन साहिब ब्राउन इंडियंस, जो वही है, ब्रिटिश तो गए तो किनको राज देंगे, अगर अपने ही आदमियों को राज। तब ना इंटेलिजेंस चीफ 69 तक हम रिपोर्ट करते थे आपकी एमआई को, 57-58 तक आपका एयरफोर्स चीफ रहता है ब्रिटिश ऑफिसर, नेवल चीफ रहता है ब्रिटिश ऑफिसर। क्यों था, इस पे सवाल उठना चाहिए ना कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पार्टीशन में कत्लेआम मच रहा है, लोग मर रहे हैं, रहने को जगह नहीं है, हा? और माउंट बैटन जो था वो वहीं वापस रहता है। इतना बड़ा जो आपका प्रेसिडेंशियल हाउस है, अब ये नोमेनक्लेचर चेंज में डीकोलोनियलिटी का प्रोजेक्ट है ना। अब राजपथ किंग्सवे था उसका नाम, किंग्सवे, और जो वाइसरॉय बिल्डिंग, तो वाइसरॉय साहब जहाँ प्रेसिडेंट रहते हैं वहां वाइसरॉय साहब रहते थे, और फिर वो पूरा ऐसे स्ट्रेट रोड है तो उसका नाम अभी कर्तव्य पथ कर दिया गया मोदी जी ने। तो दिस इज ऑल्सो स्मॉल डीकोलोनियलिटी प्रोजेक्ट, जो रोड्स का नेम चेंजेस हो रहे हैं, नोमेनक्लेचर चेंजेस हो रहे हैं, ये भी छोटे छोटे पार्ट है। बट ये हो गया सरफेस लेवल एक्शंस, ठीक है, वेल एंड गुड, बट हमें चाहिए
ओवरहॉल सॉल्यूशन, एग्जॉस्टिव सॉल्यूशन की कंप्लीट डीकोलोनाइजेशन ऑफ दिस ब्रिटिश थॉट, ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश माइंडसेट कि यस वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हैं, प्रियम्बल में बोलते हैं कि ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैज इक्वल राइट्स, और उस राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट से लेकर सारे तंत्र आएंगे, और वो फील होगा आपको। जैसे हम देखते ही है ना वेस्टर्न सोसाइटीज में, वेस्टर्न सोसाइटी तो अभी डिक्लाइन पे, बट वेस्टर्न सोसाइटी ऑफ द 60s to the 2010s is the peak of human civilization in terms of facilitation, in terms of amenities, and in terms of individual rights and the enforcement of those rights. So we have to work, we have to strive to achieve those things at least. सो आई थिंक दोनों सेशन में हमने जो स्टार्ट किया था कि इंस्टीट्यूशंस को हमें गुलामी मानसिकता से बाहर करना है, और उसको आजाद करने के लिए जो माइंड है, डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड है, वो भी चाहिए। और उसका बेसिक कॉमन सेंस यदि बोले तो जो परपेचुएटर है उनको पहचानना यदि हम स्टार्ट करें, राइट, कि एक जो कंटिन्यूटी है, किस तरह के लोग आपके बीच में है, आपके मीडिया में है, आपके जो पिछले सेशन में भी आपने कहा था कि थरूर को मतलब लोग अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए लोग ज्यादा जानते हैं, राइट, मतलब ठीक है। तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट की बात हो रही है। और एट अ टाइम अभी मैंने देखा राज समानी के पॉडकास्ट में ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कल मैंने भी देखा वो। तो मुझे लग रहा है कि जब बदलाव आता है तो अब इट्स जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस बोलते हैं, अब ये बहुत जगह एक साथ चर्निंग हो रहा है। इट्स नॉट कि एक आइसोलेशन में कहीं बात आ रही है, अब तो पूरे सर्कल एंड विद इन इवन ग्रुप्स, इलीट्स में भी ये सब बातें चल रही हैं कि अब भी हमें नया तरीका अपनाना पड़ेगा, राइट। मतलब अब लोग पहचानने लगे हैं कि वी आर स्टिल दी, मतलब मेंटेनिंग द लेगेसी ऑफ द क्वीन, राइट। इनका सही बात है, इनका पावर तो वहीं से आता, दे आर द इंफॉर्मेशन गेटकीपर्स। रेड टेपिज्म की फाइल को लाल टेप से बांधा जाता था, वहीं से बढ़ाया, और फाइल जो छुपा के रखा उसके पास है पावर, यानी इंफॉर्मेशन इज पावर। तो अब सोशल मीडिया का दौर में तो नहीं रहा वो चीजें, खुलकर बाहर आ रही, लोग खुलकर क्रिटिसाइज कर रहे। एंड ये जब रेवोल्यूशन आया उसमें भी मैंने देखा फेक न्यूज वर्ड आया, तो अब ये वर्ड ऐसा ये यूज कर रहे हैं जैसा कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी फेक न्यूज फैलाया है नहीं, राइट। मतलब एक नया टर्म बन गया, मतलब कि सोशल मीडिया में ऑथेंटिक न्यूज कहाँ होती है। बट जब वर्ड हम यूज कर रहे हैं डेमोक्रेटाइज करना, तो आप मीडिया भी तो डेमोक्रेटाइज हो गया, राइट, ड्यू टू सोशल मीडिया। तो राइट, ऑब्वियसली ठीक है, हर तरह के लोग इसमें भी होंगे, सेंसेशन क्रिएट कर रहे होंगे वही ब्रेकिंग न्यूज वाला मोड में या एग्रेसिव मोड में, लेकिन ठीक है। लेकिन बात है कि हमारे पास अब ज्यादा ऑप्शंस हैं। अब शायद इंदिरा गांधी या किसी ने सोचा नहीं होगा कि बाद में इंटरनेट आएगा और इमरजेंसी के बारे में सबको पता चल जाएगा बाद में। हाँ, एक्चुअली मतलब 50 साल जो चीजों को दबा दिया गया, जीप घोटाला से लेकर नेहरू ने क्या क्या किया, उसका फ्रीडम ऑफ हर चीज का फ्रीडम का पहला हनन का पहला एग्जांपल नेहरू ने किया था। एंड आप सैटारिकल होके जो आप मजाक भी उड़ाते हो, हाँ हर चीज को नेहरू पे ब्लेम कर दो ना, तो आप ह्यूमर ला करके छिपा भी नहीं सकते, राइट। अगर 50 गलतियां हुई है तो 50 गलतियां लोग गिनाएंगे, ठीक है। हाँ, उसे ये नहीं है कि अभी हम उसको छिपा दे रहे हैं। अभी अगर बीजेपी गवर्नमेंट से अभी कोई दिक्कत हो रही है तो हम उसे दबाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन आप ह्यूमर, सटायर एंड वर्ड्स थ्रो करके आप छिपा नहीं सकते जो भी बातें हुई हैं ऑलरेडी। छिपा नहीं सकते, आप उसको काटोगे, आप बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव को काटोगे ना, कॉमन पब्लिक को आप क्या समझाओगे। हम जब सवाल पढ़ रहे हो, मैंने मतलब हम तो आपके भारत बीजेपी वाले सरकार हैं को नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ, तो आप मेरे पे सरकाज़म करके कैसे जवाब दे दोगे। तो बात यही है कि सही बात है कि इन्हें पता ही नहीं था कि इस तरह की कोई चीज आ जाएगी, जो रियल टर्म्स में डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी ये जो बात करते हैं, वो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ वॉइस ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल है ना, पावर ऑफ द पीपल, वो आ चुका है ना मीडिया के थ्रू। और अभी आप वही एग्जांपल जो मैं बोल रहा था कि कांस्टेबल आपको मार देगा, लेकिन आप जैसे कैमरा निकाल लेते हो उसका, देखिए एकदम सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगा कि वो अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से नहीं डर रहा है, वो आउटरेज से डर रहा है कि मेरा नाम अगर आउटरेज में उछल गया तो एक्शन लेने को साहब मजबूर हो जाएंगे। तो ये पावर शिफ्ट हुआ है जी।
तो आई थिंक हम एक रैप अप कर सकते हैं जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी 2 वीडियो में, कि डीकोलोनाइजेशन ऑफ थॉट, माइंड एंड इंस्टीट्यूशन पे हमने बात की। तो बहुत ही आनंद आया, और आशा करते हैं कि अगली बार जब जुड़ेंगे तो जो हमने पिछली बार बात की थी कि जो आध्यात्मिक संस्था है आनंद मार्ग, पुराने लोग जानते हैं, मैं कभी भी चर्चा करता हूँ तो अच्छा, मार्गी, आनंद मार्गी ये वर्ड यूज करते हैं, बाबा नाम केवलम, लेकिन बाबा नाम केवलम, हाँ। लाइक 30-40 इयर्स से अब क्योंकि बंगाल राइज पे है, तो अब ये सब भी बात आएगी कि बंगाल में क्या क्या हुआ, राइट? तो बिल्कुल इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट सेशन आनंद मार्ग के ऊपर होगा। तो आज जी। आपका समय देने के लिए, जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभी, थैंक यू आमंत्रित करने के लिए। फिर मिलेंगे जल्द हम।